हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। और आपकी आरबीआई ग्रेड बी प्रेपरेशन के लिए अगर कोई स्टूडेंट हमें 2026 की प्रेपरेशन के लिए देख रहा है तो बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू आपके तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन एक ही कोर्स में हो जाएगी। इस कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है एंड आपके कमेंट सेक्शन में भी पिन है। और अभी इस कोर्स पर फेस्टिव ऑफर चल रहा है 55% ऑफ एंड 4899 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड फॉर पीपल जो बच्चे हैं 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आरबीआई मॉक्स सेक्शनल मॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये इनिशिएटिव है बाय बिगनर टू बैंकर कोर्स टीम। तो ये मॉक्स दीजिए, आप देखिए आपकी तैयारी कैसे हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड इवन कि देखिए मॉक्स में से कई बार जनरल अवेयरनेस में आपको क्वेश्चंस ही मॉक्स वाले उठ कर आ जाते हैं, तो ज़रूर दीजिए। इन मॉक्स को देने का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट्स में पिन्ड है। पहली न्यूज़ है, डीएफएस एंड एमसीएमपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम हुआ इसमें इन लोगों ने 2 एक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग दी है। आइए उन दोनों एक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 का ये एक्ट है। और ये जो एक्ट है ये बेसिकली क्वाजी जुडिशियल फ्रेमवर्क सेट करता है फॉर एडजुडिकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेट्स। तो इसी के अंतर्गत आपके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बने हैं और उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है। तो इसमें डीआरटीज बनते हैं और डेट रिकवरी एपिरेट ट्रिब्यूनल्स बनते हैं इसके अंतर्गत। इनके प्रोविजंस क्या हैं, तो डीआरटी एंड डीआरएटीज बनेंगे एंड उनकी जुरिस्डिक्शन क्या रहती है। जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइल कर सकते हैं अपने केसेस डीआरटी के साथ फॉर डेट रिकवरी। और डीआरटी का जो जुरिस्डिक्शन है वो उस डेट अमाउंट तक के लिए, उस लोन अमाउंट तक के लिए है। आप केस फाइल कर सकते हैं जिसमें अमाउंट 20 लाख या उससे ज़्यादा हो, यानी 20 लाख से नीचे के अमाउंट के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड जो इसका प्रोसीजर होता है वो क्वाजी जुडिशियल है। तो ये फुल जुडिशियल बॉडी नहीं है, क्वाजी जुडिशियल है। जो रिकवरी है, अगर डीआरटी को लगता है कि हाँ जी डेट ड्यू है, आपको रिकवरी करनी है, तो वो एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करता है रिकवरी ऑफिसर। मतलब अगर कोई भी एस्टेट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर जो भी पैसा आएगा वो फिर बैंक और एफआईज को मिलेगा और ये सारा काम रिकवरी ऑफिसर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि डीआरटी ने जो ऑर्डर दिया है वो ठीक नहीं है, तो जो पार्टीज़ हैं एग्रीव्ड वो आगे अपील कर सकती हैं डीआरएटी से, जो आपका डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल है। और ये 30 डेज़ के अंदर उन्हें करना होता है। लेकिन 30 डेज़ में कर तो दोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक मैंडेटरी डिपॉजिट भी करना होता है एग्रीव्ड पार्टी को। तो 75% ऑफ डेट अमाउंट का ये होता है, लेकिन अगर डीआरटी चाहे तो उसे वो कम भी कर सकता है अप टू 25%। और ये तो देखो, अगर केस रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी के तरफ से जा रहा है तो 75 है। अगर यही सारफेसी एक्ट के अंतर्गत किसी ने फाइल किया है, डीआरएटी में अपील की है, तो वो 50% आपको जमा करवाना होता है डिपॉजिट अमाउंट। देन नेक्स्ट एक्ट जो बात की गई है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि आपका सारफेसी एक्ट जो 2002 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं। ये बेसिकली एनपीएस तो हम सारे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने क्लास में फाइनेंस की क्लासेस में बहुत अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझा है। तो उनकी रिकवरी के लिए ये बना था। इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, तो सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन। उसमें क्या होता है, जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स, उनके फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं, यानी कि लोन्स जो एनपीए हो चुके हैं वो बेच सकते हैं किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। और जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसे हम एआरसी बोलते हैं, वो रिसीट्स इशू करती हैं बैंक्स को, एफआईज को एंड या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। क्यों इशू करती हैं, फिर जब वो ये रिसीट्स उनको देंगी तो उनके अगेंस्ट वो फंड्स रेज करती हैं टू एक्वायर दीज एसेट्स। तो जब उन्होंने रिसीट्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको भी इशू की,
उसके बाद जो उन्हें फंड्स मिलेंगे वही पैसा वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे उन्होंने वो एनपीए लोन्स खरीदे होते हैं उन्हें देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बैंक्स को अपना पैसा मिल जाता है, और फिर जो रिकवरी का बर्डन होता है वो बैंक से उठ के एआरसी में आ जाता है। तो बैंक्स क्या है, बैंक्स ना अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो ध्यान से कर सकते हैं, और रिकवरी का सारा जिम्मा आपकी एआरसी पे आ जाता है। उसके बाद सेकंड जो इसका मैकेनिज़्म है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का होता है। तो जो एक्वायर्ड एनपीए है जो एआरसी ने लिया है, अब ऑब्वियसली वो उसकी रिकवरी करेंगे। तो वो जैसे कि बोरोवर का बिजनेस की मैनेजमेंट ले सकते हैं, उन्हें कहेंगे कि बिजनेस ही हमें दे दीजिए, हम मैनेज करेंगे। डेट की रीस्केड्यूलिंग कर सकते हैं, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, ये सेक्शन 13 में गिवन है। इसमें जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, याद रखना सिक्योर्ड यानी कि आपने जो लोन दिया है वो किसी प्रॉपर्टी या किसी कोलेटरल पे बेस दिया है, तो आप पोजेशन ले सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं उस सिक्योर्ड एसेट को। अगर जो डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर है उन्होंने आपको नहीं आपके टाइमली आपकी डेट को वापस किया, और ये सब आप बिल्कुल कर सकते हो विदाउट कोर्ट अप्रूवल। ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स पे अप्लाई होता है जहाँ पे अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन ₹1 लाख एंड द लोन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एन एनपीए। तो सिर्फ उन केसेस यानी 1 लाख से कम में सारफेसी एक्ट नहीं अप्लाई होता है, ये याद रखना। एंड जो एक्ट है वो कुछ लोन्स पे नहीं अप्लाई होती है, जैसे कि जहाँ पे अनपेड अमाउंट लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रह गया है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड केस है तो उस पर सारफेसी एक्ट नहीं लगता है। प्रोसेस क्या होती है, अगर आपको सिक्योरिटी इंटरेस्ट के आपको कोई भी लैंड है, कुछ भी है, हाइपोथिकेटेड प्रॉपर्टी है, बेचनी है, सबसे पहले आप अपने लोन को एनपीए क्लासीफाई करोगे, यानी कि जो 90 दिन से जिसकी पेमेंट आपको नहीं आई है। उसके बाद आप जो बोरोवर है, जो डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर है, उसे डिमांड नोटिस इशू करते हैं अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। फिर बोरोवर जो है उसे रिस्पॉन्स करना होता है, वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नोटिस के 60 दिन के अंदर। तो पहले एनपीए होने के 60 दिन के अंदर आप उसे नोटिस देंगे, फिर आपके नोटिस देने के 60 दिन के अंदर उन्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, और ये बिल्कुल उनको रिटन में देनी होती है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है बैंक को, तो फिर उन्हें दोबारा से लिखित में रिटन अप्लाई देना होता है उस बोरोवर को विदिन 15 डेज़। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है बोरोवर की, मुझे तो एनफोर्स करना है, तो आप क्या करेंगे, आप बेच सकते हैं, पोजेशन ले सकते हैं सिक्योर्ड एसेट का, एंड उसकी मैनेजमेंट ले सकते हैं अगर बिजनेस रिलेटेड लोन था, और किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट्स दैट हैव बीन टेकन ओवर। एंड यू कैन इशू अ नोटिस टू एनी पर्सन हु ओज मनी टू द बोरोवर टू पे द क्रेडिटर डायरेक्टली इंस्टेड। उसके बाद आप ऑक्शन भी कर सकते हैं सिक्योर्ड एसेट का, अगर आपको लग रहा है कि अब कहीं से भी नहीं पैसे आ रहे हैं, आपने सारे नोटिस भी दे दिए हैं अंडर सेक्शंस, आपका 13 सबसेक्शन 2 13 सबसेक्शन 4 आपने सब कर दिया है, तो आप उसके बाद ऑक्शन कर सकते हैं अपने ड्यूज़ रिकवर करने के लिए। उसके लिए आपको 30 डे का एक पब्लिक नोटिस देना होता है किसी भी 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में। एंड जो बोरोवर है उनके पास राइट रहता है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 टू रिडीम द सिक्योर्ड एसेट बाय पेइंग द एंटायर आउटस्टैंडिंग ड्यू प्लस ऑल कॉस्ट एंड चार्जेस इनकर्ड बाय द क्रेडिटर। और ये वो कब तक कर सकते हैं, एट एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन। तो वो तब तक का उनके पास ये टाइम रहता है। रिमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं बोरोवर्स के लिए, तो हमने देख लिया कि ऑब्वियसली बैंक्स के लिए जिनको जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके पास तो हैं, तो बोरोवर क्या कर सकते हैं, तो वो डीआरटी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एंड कोई भी है तो अगर उनको मिलता है नोटिस अंडर 13 सबसेक्शन 2 या फिर 13 सबसेक्शन 4, तो वो 45 डेज़ के अंदर डीआरटी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर डीआरटी को लगता है सब कुछ देखने के बाद कि नहीं इनवैलिड एक्शन लिया है जो क्रेडिटर हैं, तो वो पोजेशन वापस दे सकते हैं बोरोवर को। और उसके बाद अगर डीआरटी का भी उन्हें नहीं डिसीजन ठीक लगता है तो आगे वो डीआरएटी में भी जा सकते हैं 30 डेज़ के अंदर। और यहीं पे हमने बात की थी कि 50% का उन्हें डिपॉजिट देना होता है। और अगर उन्हें लगता है कि डीआरएटी भी ने भी नहीं हेल्प किया, तो एक्सेप्शनल केसेस में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 या फिर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
चलिए नेक्स्ट हम नव्या स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो नव्या स्कीम का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड इसमें बेसिकली स्कीम में ये आपकी इसी साल लॉन्च हुई थी, एंड स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में बात की है, तो अभी कुछ रीसेंट अपडेट आया था तो उससे रिलेटेड आपके लिए न्यूज़ है। इसे जून 24-2025 को लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली 16 to 18 ईयर्स की एज ग्रुप की लड़कियों के लिए है जिन्होंने मिनिमम क्लास 10 तक पढ़ाई की हो, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम लागू की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 16 to 18 की रेंज में, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स, उनकी बिल्कुल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन हर से रिलेटेड उन्हें अवेयर किया जाएगा। उनको इवन की एम्प्लॉयबिलिटी भी दी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी उन्हें आगे मोटिवेट किया जाएगा। एंड देखिए जो गैप है ना कि गर्ल्स जो हैं, विमेन जो हैं अंडर सर्व्ड और रिमोट एरियाज़ में नहीं इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में आ रही हैं, उसके लिए बेसिकली ये स्कीम निकाली गई है। इसके साथ साथ जो भी लड़कियां स्कीम के लिए आइडेंटिफाई की जाएंगी उन्हें स्किलिंग भी की जाएगी उनकी अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एंड जो जॉब जिन रोल्स में देखो एक्चुअली में जॉब्स मिलती हैं ना, उन रोल्स के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाएगा, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, जो भी आजकल देखो नए फील्ड्स उभर के आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें लाइफ स्किल्स भी देखो वो भी ज़रूरी हैं। हमारी पढ़ाई में सिर्फ ऑब्वियसली थियरी नहीं होनी चाहिए, लाइफ स्किल्स भी ज़रूरी हैं, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, वर्क प्लेस सेफ्टी, जैसे कि जो पोश है हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन सब लॉज के बारे में भी उन्हें पढ़ाया जाएगा। और हर औरत को, बल्कि हर बच्चे को, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए, और फाइनेंशियल लिटरेसी भी दी जाएगी। और ये जो इनिशिएटिव है 27 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा अक्रॉस 19 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इनिशियली 3850 एडोलेसेंट गर्ल्स इसमें आपकी ट्रेन की जाएंगी। नेक्स्ट है हार्वेस्ट टू होम इनिशिएटिव। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का इनिशिएटिव है। तो काफ़ी सारी अभी हम स्कीम्स के बारे में इसमें बात करेंगे कि बिल्कुल हार्वेस्ट करने से लेके घरों तक कोई भी खाने की चीज़ कैसे पहुंचाई है, उसके लिए ये सारा इनिशिएटिव है। तो स्टोरेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सरकार की स्कीम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। 1 लाख करोड़ रुपीज़ का इसमें कॉर्पस है, और इस कॉर्पस को बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। और जो इस फंड के थ्रू 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है, और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया जाता है ऑन लोन्स अप टू ₹2 करोड़। तो ये बेसिकली स्कीम है आपकी लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज रिलेटेड। देन नेक्स्ट जो हमारी सरकार की स्कीम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो एक मेगा प्लान वो ला रहे हैं कि एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी एट द लेवल ऑफ पैक्स, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। क्यों बनाई जा रही है? जिससे जो भी फार्मर्स हैं वो अपनी ग्रेन्स को स्टोर कर सके और लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी लेकर आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है फार्मर्स को फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेज। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर कोल्ड स्टोरेजेस। इसमें क्या है बेसिकली आपका साइंटिफिक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सब्सिडी दी जाती है 35 to 50% की रेंज में। इसके बाद नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो देखो अब गोडाउन्स, वेयर हाउसेज तो बन गए, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? घर तक पहुंचाने में फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन करना, जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, जो भी हम लोगों ने धान है हमारा, तो उसके लिए स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्रीज़ की है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की स्कीम है। तो एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, हम लोगों ने बात भी की हुई है पिछली क्लासेस में, जैसे कि मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़। इसके साथ साथ एक और है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है।
इसमें बेसिकली जितने भी आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनका पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है। अब इसके बाद फाइनली मार्केट लिंकेजेस एंड इनकम सिक्योरिटी रिलेटेड भी स्कीम्स हैं कि अब आपका वैल्यू एडिशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हुई, अब उसे मार्केट तक पहुंचाना है। तो उसमें ई नैम है, ई नैम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें जितने भी हमारी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं ना, APMCs, तो इनमें क्या होता है, इन कमिटीज़ के ना फार्मर्स मेंबर्स होते हैं और ये जो कमिटीज़ होती हैं ये सब इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल में है। और इस तरह क्या है, हमारा पूरा इंडिया ने एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट है फॉर एग्री कमोडिटीज़। एंड इसके साथ साथ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लाए हैं। ये क्या है, इसमें शॉर्ट टर्म एग्री लोन्स दिए जाते हैं अप टू 6 months पोस्ट हार्वेस्ट अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो सरकार लेकर आई है कि बिल्कुल हार्वेस्ट होने से लेके चीज़ मार्केट या घर तक पहुंचने तक क्या क्या हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट ने आपका जो इससे पिछला एक्ट था 1908 का, उसे रिप्लेस किया है। ऑब्वियसली देखो इतने साल हो गए हैं और 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। और इसमें क्या है, इसी के अंतर्गत आपकी स्टैट्यूटरी मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है और जो MSDC है उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया है एज कंसल्टेटिव बॉडी टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड कोस्टल स्टेट्स। और यही जो बॉडी है आपकी वो गाइड करेगी, गाइडलाइंस इशू करेगी और डेटा कलेक्शन, डिसेमिनेशन, सब कुछ जो भी आपका इस टाइम इससे रिलेटेड है ना, वो सब कुछ ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल देखेगी। एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स, तो जितने भी स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स हैं उनको और ज़्यादा एम्पावर्स दे दी गई हैं टू मैनेज नॉन मेजर पोर्ट्स। क्योंकि देखो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ना बहुत ज़रूरी है कि आप काम नीचे नीचे उनको एक्स्ट्रा पावर्स दो, अथॉरिटी दो। क्योंकि तभी अगर आप मैनेजमेंट की क्लासेस मेरी देखते हैं तो हमने अच्छी तरह समझा था अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपका साथ साथ चलता है। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क भी इसमें बनाया गया है। तो इसमें कहा गया है एक्ट में कि स्टेट लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज़ बनाई जाएंगी कोई भी नॉन मेजर पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए, कंसेशनियर्स, पोर्ट यूजर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। देन फोकस अब इस एक्ट का सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर है। तो आपका जो मारपोल है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स है, तो और भी जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन हैं, कुछ भी है, उन सब से भी अलाइन किया गया है जो नया हमारा एक्ट है। एंड ऑडिट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी जितने भी पोर्ट्स हैं। टैरिफ रेगुलेशन भी की गई है, तो जो मेजर पोर्ट हैं उनके टैरिफ्स को डिटरमाइन करेगा बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर पोर्ट एक रजिस्टर्ड कंपनी है। नॉन मेजर पोर्ट के टैरिफ्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट मैरिटाइम बोर्ड देखेगा। तो अब देख लो, मतलब नॉन मेजर पोर्ट्स को बेसिकली पावर स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स को दे दी गई है और मेजर पोर्ट्स में बेसिकली जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पावर्स उनके पास है। देन नेक्स्ट है इंडियन क्रिकेट टीम विंस एशिया कप 2025। तो ये दुबई में हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ये जीत हासिल की है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग साइन स्ट्रैटेजिक MOU टू एडवांस सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस फॉर पोस्टल सर्विसेज। तो देखो अब हमारे पोस्टल सर्विसेज भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये MOU साइन किया है। और जितना भी उनके 1.65 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं उसमें अब ये जो सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस हैं वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा जिसे हम कहते हैं, वो October 1 से फोर्स में आ गया है। तो टेपा क्या है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो हमने ऑल टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आपकी क्लासेस में पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया और EFTA आपका 4 यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उसमें 4 नेशंस आते हैं, यूरोपियन नेशंस, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये 4 नेशंस कौन से हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए, आपको पूछा जा सकता है। अब जो ये टेपा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं।
तो इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें गुड्स, उनका रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल, तो आप देखो हर एक सेगमेंट इंक्लूडेड है और डिस्प्यूट सेटलमेंट की भी बात की गई है। ये इंडिया का फर्स्ट FTA है विद 4 डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट टिल नाउ। और इसे मार्च 2024 में साइन किया गया और फाइनली अब 1 अक्टूबर से ये इफेक्ट में आया है। एंड इसमें इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट की कमिटमेंट्स की गई है। तो टेपा जो है इसमें लीगली बाइंडिंग है, तो ये बात आप याद रखना, जितना भी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है। टारगेट्स देख लेते हैं हम। तो जो 4 यूरोपियन नेशंस हैं वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में $100 बिलियन की ओवर 15 ईयर्स। इसमें से $50 बिलियन पहले 10 साल में करना है और $50 बिलियन अगले 5 साल में करना है, वो 10 साल के बाद जो 5 साल हैं। एंड इसमें FPI नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ ये FDI की बात हो रही है। और इवन कि EFTA स्टेट्स जो हैं वो 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट करेंगे इंडिया में इसी इन्वेस्टमेंट से। और इंडिया के पास ऑप्शन है टू रीबैलेंस और सस्पेंड ड्यूटी कंसेशंस इफ़ द इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आर नॉट मेट। तो ये बहुत अच्छा है। आप देखो कि इतना लीगली बाइंडिंग आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। मार्केट एक्सेस से रिलेटेड क्या है इस टेपा में, तो EFTA जो कंट्रीज़ हैं वो कंसेशन देंगी 92.2% का अपनी टैरिफ लाइंस पे, और इसमें 99.6% इंडिया के एक्सपोर्ट्स कवर होते हैं। एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो सारे 100% कवर्ड है। एंड टैरिफ कंसेशंस ऑन प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो देयर, तो 100% वो गुड्स कवर्ड हैं। इंडियन एक्सपोर्ट बेनिफिट्स क्या रहेंगे, टैरिफ ऑब्वियसली रिड्यूस हो गया, उससे क्या है कि हमारी जो गुड्स हैं वो उन कंट्रीज़ में सस्ती हो जाएंगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जब वो सस्ती होंगी वहाँ के लिए तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। इंडिया ने क्या कहा है पलट में कि वो EFTAs को क्या देगा, इंडिया 82.7% टैरिफ लाइंस को कम करेगा, जिसमें आपके 95.3% EFTA एक्सपोर्ट को बेनिफिट होगा। एंड जो भी सेंसिटिव प्रोटेक्टेड सेक्टर्स हैं ना इंडिया के लिए, जैसे कि डेयरी, सोया, कोल या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो सेंसिटिव में आते हैं, वो एक्सक्लूजन लिस्ट में रखे गए हैं या फिर प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम फुल ड्यूटी कंसेशन। और जो गोल्ड है वो अनटच रखा गया इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूटी। ट्रेड, सर्विसेज और प्रोफेशनल मोबिलिटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अभी हमने गुड्स से रिलेटेड बात की है, तो जो इंडियन सर्विस सेक्टर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑब्वियसली इसमें बात की गई है। तो इंडिया जो है इट हैज़ सिक्योर्ड इम्प्रूव मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स इन की सेक्टर्स लाइक IT, बिजनेस सर्विस, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज। और EFTA ने बदले में क्या कहा है कि वो एनहांस्ड एक्सेस देंगे हमें वाया डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, commercial presence in EFTA countries and improved commitments for the entry and temporary stay of key personnel। तो ये आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ये मैसिव है, काफ़ी कुछ इसमें बात की गई है, तभी इसे इंडिया का आज तक का पहला लीगली बाउंडिंग इतना ज़्यादा डिटेल्ड वो एग्रीमेंट बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट है इंडियाज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 4% इन इंडिया इन अगस्त 2025। तो देखो बहुत ना नंबर्स आपको लगते होंगे क्लासेस में, पर एक्चुअली क्या है आपका जो प्रीलिम्स होता है ना उसमें पूछे ही नंबर्स जाते हैं, तो कोई भी ना नंबर छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी आप याद करने की कोशिश कीजिए, जितना याद रखेंगे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में, पता है जब आपने पढ़ा होता है ना कहीं से कुछ ना कुछ आप लिंक लगा के याद आ ही जाता है। तो इंडिया का जो IIP है वो 4% ग्रो किया है इन अगस्त 2025 कंपेयर टू अगस्त 2024। इसमें जो है आपका माइनिंग सेक्टर 6% से सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग 3.8%, इलेक्ट्रिसिटी 4.1%। और देखो हम लोग हर महीने बात करते हैं, तो पिछले 6 महीने की फिगर्स ज़रूर देख जाना आप अपनी स्लाइड्स में से। देन पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन से रहे हैं, तो बेसिक मेटल्स का मैन्युफैक्चर में ग्रोथ आई है, मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ग्रोथ देखी गई है। इसके साथ साथ ये सेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन के साथ साथ यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हमने क्लासेस में किया था कि IIP का होता है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है 10.6% की। एंड अगर देखें तो सबसे कम ग्रोथ देखी गई है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में, उसमें तो आपका डिक्लाइन हुआ है -6.3% का। तो यानी कि जितने भी आपके खाने पीने की कोई भी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होती हैं उसमें डिक्लाइन देखा जा रहा है। देन इंडिया डेयरी सेक्टर, इसके बारे में भी आपकी पीआईबी में आर्टिकल था प्रॉपरली, तो आइए हम उसके लिए भी स्टडी कर देते हैं। तो जो इंडिया का डेयरी सेक्टर है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नंबर 1 पोजीशन पर हैं ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन, और क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड सप्लाई हम लोग दूध की प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो डेयरी सेक्टर है ये लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है इंडिया में। इसमें ऑलमोस्ट 8 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो आपके एम्प्लॉयड हैं, एंड 5% ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर। तो आप समझ सकते हो कितना मैसिव है। सो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसने ग्रोथ दिखाई है 63.56% इन दी पास्ट डिकेड। तो ये बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी जो है मिल्क की वो लास्ट डिकेड के मुकाबले 48% इंक्रीज़ हुई है हमारे पॉपुलेशन में। तो नंबर्स बहुत ही बड़े हैं। इवन कि 22-23 में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था इंडिया डेयरी सेक्टर का वो 11.16 लाख करोड़ था। नंबर ही देख लो कि कितना बड़ा है। तो कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स है कि पिछले डिकेड में हमने इतना इंक्रीज़ देखा है। सबसे पहले है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये स्कीम्स को देखते हैं। तो बेसिकली राष्ट्रीय गोकुल मिशन में अब हमारे जितने भी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं ना, हमारे जो देसी ब्रीड्स हैं कैटल बफलो की, उनके ऊपर डेवलपमेंट उनकी कंजर्वेशन पर ध्यान दिया गया है, उनको जेनेटिकली अपग्रेड किया गया है। इसमें नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम किया गया जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की गई, और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो क्वालिटी आपके जो इंसेमिनेट किए गए वो बहुत हाई क्वालिटी के थे, एंड उससे बेटर ब्रीड्स आएंगी और ऑब्वियसली उससे दूध का उत्पाद भी बढ़ता है। देन सेक्स सॉर्टेड सीमेन, तो फिर सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी भी लगाई गई जिससे फीमेल कावजी जो हैं वो बॉर्न हो, और ऑब्वियसली उससे क्या होगा, दूध ज़्यादा मिलेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन हुई ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स विद इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू फार्मर्स पर एश्योर्ड प्रेगनेंसी। एंड देन कॉमन जीनोमिक चिप्स भी लगाई गई हैं लाइक गौ चिप फॉर कैटल एंड महीश चिप फॉर बफलो टू एड इन जेनेटिक सिलेक्शन एंड ब्रीड इम्प्रूवमेंट। देन उसके साथ साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट भी लॉन्च किया गया, और इसका फोकस एरिया क्या था, विलेज लेवल मिल्क टेस्टिंग लैब्स बनाना, बल्क मिल्क कूलर्स, जिससे ऑब्वियसली देखिए दूध का ज़्यादा शेल्फ लाइफ तो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको फ्रिज में कूल एनवायरनमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है। देन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जिसमें डेयरी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल फीड प्लांट एस्टैब्लिशमेंट, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की गई। जो फंड का साइज़ है वो 29,110 करोड़ रुपीज़ हैं। एंड इसी के अंतर्गत फंड से ही, जैसे हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की थी ना, इस फंड में भी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्ट्रॉन्गर और हाईएस्ट एवर मैंडेट फॉर 25-28 टर्म, और ये हुआ है ड्यूरिंग 42nd ICAO असेंबली सेशन जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। तो री इलेक्ट हम लोग हो गए हैं, और ये जो काउंसिल होती है ना 36 मेंबर काउंसिल होती है, उसमें हम लोग री इलेक्ट हुए हैं, और हमें 2022 में जो वो जितने वोट्स मिले थे उससे इस बार और ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो जो ICAO काउंसिल है वो गवर्निंग बॉडी होती है आपकी ICAO की। ICAO आपकी UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो यूनाइटेड नेशंस की ना आगे एजेंसीज होती हैं जैसे कि WHO है, ऐसे ICAO उसकी एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जितने UN के मेंबर्स हैं 193 मेंबर स्टेट्स वो इसके भी मेंबर्स हैं। एंड इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर रहा है 1944 से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, और हम लोग इस टर्म के लिए भी ICAO में जो उसकी गवर्निंग बॉडी है उसमें सेलेक्ट हुए हैं।
इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में, और हमारा प्रोजेक्शन है कि हम थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे एविएशन मार्केट बाय 2030। तो इसके लिए सरकार के स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारे आपके एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। एंड इसके साथ साथ सेफ्टी पर भी इंडिया ध्यान दे रहा है कि हम लोग रेगुलरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक अपने एविएशन सेक्टर को लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर हैज़ इशूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल सिविल सर्विस एम्प्लॉयज़ with the objective of ensuring timely payment of retirement dues and issue of pension payment orders। तो ये जो गाइडलाइंस उन्होंने इशू की है ये बेसिकली पीपीओज या फिर इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ आपके पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स होते हैं, इसे रिटायरमेंट के 60 डेज़ में इशू करना है। रिटायरमेंट पर जितने भी ड्यूज़ हैं वो एक दिन में देने हैं आफ्टर द रिटायरमेंट डेट, एंड फर्स्ट पेंशन इज पेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ फॉलोइंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो इसके लिए वो कुछ रिफॉर्म्स की हैं उन्होंने, जैसे कि डिजिटाइजेशन किया है एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आईटी सिस्टम। तो भविष्य है एक ट्रैकिंग सिस्टम है आपके डीपीपीडब्ल्यू का, इस डिपार्टमेंट का। तो भविष्य सिस्टम के थ्रू वो पूरा ट्रैक करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आई, और जैसे कि अगर टाइमली आपने ड्यूज़ नहीं दिए हैं तो उसकी ऑटो फ्लैगिंग भी हो जाती है। और जितने भी सर्विस रिकॉर्ड्स हैं, अब आप देखोगे कि अगर आप किसी खुद मिनिस्ट्री या उसमें काम करते हो तो जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स है ना, मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब ऑनलाइन प्रॉपरली कर रहे हैं, जिससे सारा सर्विस रिकॉर्ड जो है ना वो सब मेंटेन्ड हो एक जगह पर। देन विजिलेंस क्लियरेंस पर भी क्लैरिफिकेशन दी है कि कोई भी पेंशन डिले नहीं होगी फॉर विजिलेंस क्लियरेंस, एंड टाइमली इशुएंस किया जाएगा ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसे उन्हें ये क्लियरेंस देनी है रिटायरमेंट के बाद, एंड रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को विद इन 3 months प्रायर टू रिटायरमेंट। देन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पूरा बनाया गया है, इंटर मिनिस्ट्रियल ओवरसाइट मैकेनिज्म एक बनाया गया है फॉर भविष्य टू स्क्रूपुलसली मॉनिटर प्रोसेसेस एंड एडहेरेंस टू प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स। एक हाई लेवल ओवरसाइट कमेटी भी बनाई गई है, जिसे सेक्रेटरी जो आपके पेंशन डिपार्टमेंट के हैं वो चेयर करेंगे, और जितने भी आपके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के हेड्स हैं, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के हैं, वो सब इसमें होंगे। देन जितने भी रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पेंशन मित्रा वेलफेयर ऑफिसर असाइन किया जाएगा। तो देखो, रिलेशनशिप मैनेजर्स प्राइवेट में ही नहीं आपके पब्लिक सेक्टर में भी आ रहे हैं, जिससे लोगों को ऑब्वियसली सर्विसेज वो बेटर कर सके। देन नेक्स्ट है एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार लाती रहती है। देखो, एग्रीकल्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली मैंशनड है आपके उसमें सिलेबस में भी ईएसआई के, तो इसलिए हम लोग ये काफ़ी स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं जितना भी पीआईबी में आपके आता है। तो सबसे पहले जो उन्होंने फार्मर ट्रेनिंग के लिए सरकार ने काम किए हैं, तो सबसे पहली स्कीम कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये केंद्र बेसिकली एक्सटेंशन सेंटर्स हैं जो रिसर्च और प्रैक्टिस के बीच में गैप ख़त्म करते हैं। तो हाँ, ये ट्रेनिंग देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करके सिखाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज देते हैं, जिससे लोगों को फार्मिंग से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट में और उनको एजुकेट किया जा सके, अवेयर किया जा सके। अभी तक ये 58 लाख फार्मर्स को 21 से 24 के बीच में ट्रेन कर चुके हैं। देन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे आत्मा बोलते हैं, ये अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उसके अंदर बनाई गई है। तो ये प्रमोट करती है डिसेंट्रलाइज्ड फार्मर फ्रेंडली एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू एक्सपोजर विजिट्स, किसान मेलाज, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड फार्मर सेंट्रिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। देखो, इन ऑर्गेनाइजेशन का सबका काम ट्रेनिंग अवेयरनेस ही है। और उसके बाद है आपका स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, इसे एटीएम में आपके उसी के अंदर अब कर दिया गया है इंक्लूड। देन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ऑब्वियसली इस मिशन के बारे में हम पहली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं कि जितना भी आपका फार्म रिलेटेड है उसमें मैकेनाइजेशन, जैसे कि ड्रोन्स लाई जा रही हैं, तो ये सब कुछ इस मिशन के अंतर्गत किया जाता है। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें आपके स्किलिंग, पूरा आपका नेशनल स्किलिंग इकोसिस्टम में एग्रीकल्चर को भी लाया गया है और लोगों को फर्दर बिल्कुल
पढ़ाई कराई जाती है जिससे उनको थियोरी में ही ना रहें, वो बिल्कुल हैंड्स ऑन बाहर जाके जॉब रोल्स भी ले सकें एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे फील्ड्स में। देखो एग्रीकल्चर ना सिर्फ ये नहीं है कि फार्मिंग ही है कि आपको, उससे रिलेटेड इतना सब कुछ है ना, आपका लॉजिस्टिक्स है, पोस्ट हार्वेस्ट है, प्री हार्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा ये वास्ट है। देन सेक्टर स्पेसिफिक स्किल इनिशिएटिव्स क्या क्या सरकार ने लिए हैं। सबसे पहले मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपके हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है फार्मर्स को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इन सब के बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं। एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जिससे सॉइल की हेल्थ को, फर्टिलाइज़र का यूज़ कितना करना है, ये सब में बताया जाता है। तो देखो हर एक ना पॉइंट जो भी आप फार्मिंग में ज़रूरी है, हर एक सेक्टर से रिलेटेड भी स्कीम है हमारी सरकार ने बनाई। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी वो लोग ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जैसे गोइंग फॉरवर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो इसलिए ये भी ये मिशन है। देन कृषि सखी प्रोग्राम, तो ये सब सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं जिससे वो आगे हमारे डेवलप कर सकें। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में भी कोई क्वेश्चन आता है एग्री रिलेटेड, तो आप ये अपने आंसर में सारी स्कीम्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स फेज 3 ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये पार्टनरशिप रहेगी बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया एंड वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम, और इसे ये दोनों पार्टीज़ ना मिलके एक जॉइंट स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगी और वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा। इस स्कीम की ड्यूरेशन 25-26 से 2030-31 तक रहेगी। एंड इसके बाद इस पीरियड ख़त्म होने के बाद एक 6 साल का और टाइम लिया जाएगा टू सर्विस दी फेलोशिप्स एंड ग्रांट्स अप्रूवल। टोटल आउटले स्कीम पर 1500 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक 1000 करोड़ देगा और यूनाइटेड आपके किंगडम की वेलकम ट्रस्ट 500 करोड़ रुपीज़ देगी। कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, रिसर्च फेलोशिप्स रहेंगी, तो आपके फेलोशिप्स दी जाएंगी बेसिक क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ में। कोलैबोरेटिव ग्रांट्स प्रोग्राम रहेंगे, करियर डेवलपमेंट ग्रांट्स दी जाएगी आपके फेलोज़ को, एंड कैटालिटिक कोलैबोरेटिव ग्रांट्स दी जाएंगी, और इसमें टीम्स बनाई जाएंगी। ये ग्रांट्स जब दी जाएंगी ना, उसमें 2 to 3 इन्वेस्टिगेटर्स की टीम बनाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कोई भी बायोमेडिकल रिसर्च टॉपिक पे, और उन्हें ग्रांट्स ये मिलेंगी। एंड रिसर्च मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है टू स्ट्रेंथन कोर रिसर्च एंडेवर्स एंड कैपेबिलिटीज़। बेसिकली क्या है इसका, ये चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू आपके बायोमेडिकल फील्ड में और रिसर्चेज हों, क्योंकि देखो विद टाइम ना इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, अलग अलग बीमारियों से अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में अभी तो रिसर्च मतलब बॉडी को हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं जितनी वो कॉम्प्लेक्स है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है स्कीम से, 2000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज़ को ट्रेन करना है। एंड ऑब्वियसली वो लोग रिसर्च करें, पेटेंट्स लाएं, पेटेंटेबल डिस्कवरीज करें, 10 to 15% इंक्रीज करना है इन सपोर्ट फॉर विमेन रिसर्चर्स, एंड 25 to 30% ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स टुवर्ड टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल ऑफ 4 and above। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस फॉर 25-26 to 2030-31। तो ये बजट में आपके स्कीम के बारे में बात हुई थी। इसका फाइनेंशियल आउटले 11,440 करोड़ रुपीज़ है, और 2030-31 तक 350 लाख टन्स का पल्सेस हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, रिसर्च एंड सीड सिस्टम पर एम्फेसिस दिया जाएगा कि लेटेस्ट वेराइटी ऑफ पल्सेस जो हैं वो हम लोग बना सकें, वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकें, वो पेस्ट रेसिस्टेंट रहें, क्लाइमेट रेजिलिएंट रहें, तो जो भी आपकी गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है उससे वो बचे रहें। सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू पल्स ग्रोइंग फार्मर्स, एंड ट्रैकिंग भी की जाएगी। तो सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसिबिलिटी एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल, साथ ही पोर्टल एक बनाया गया है जिसमें जो भी सर्टिफाइड सीड्स बांटे गए हैं इनको प्रॉपर्ली ट्रैक किया जाएगा।
देन एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्टिविटी में जो अंडर एरिया है एडिशनल 35 लाख हेक्टेयर्स आपका पल्सेस के अंदर लाया जाएगा। एंड 88 लाख फ्री सीड किट्स भी फार्मर्स को बांटी जाएगी, जिससे वो पल्सेस को और ज़्यादा ग्रो करें। देन अब उगा तो लिया आपने सीड्स दे दी, लेकिन सरकार कह रही है हम एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट भी करेंगे। सो तूर दाल जो होती है, उड़द दाल, मसूर दाल, इन सब की वो प्रोक्योरमेंट भी करेंगे। एंड इवन की जो नाफेड है हमारी सेंट्रल एजेंसीज NCCF, वो 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स फॉर नेक्स्ट 4 years। एंड ग्लोबली जो है मॉनिटर किए जाएंगे पल्स प्राइसेस टू सेफगार्ड फार्मर कॉन्फिडेंस एंड गाइड पॉलिसी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू चेन से रिलेटेड 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे और 25 लाख की मैक्सिमम सब्सिडी भी दी जाएगी अगर कोई प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट बनाता है फॉर पल्सेस। देन इम्प्लीमेंटेशन एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के थ्रू की जाएगी और 2 करोड़ फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की जाएगी। तो काफ़ी वाइड स्कीम है, हर इन्होंने कंपोनेंट हर फेसेट पे बात की है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3% DNS अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड DNS रिलीफ टू पेंशनर्स। तो ये जुलाई 1 2025 से इफेक्टिव हो जाएगी। 3% का इंक्रीज हो गया, तो पहले 55% था, 58% किया गया है। तो DA बेसिकली क्या होता है, DNS अलाउंस के जो महंगाई बढ़ रही है ना, आपका CPI होता है, तो CPI इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको ही देखते हुए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको DNS अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ 57 न्यू केंद्र विद्यालय अंडर सिविल सेक्टर अक्रॉस द कंट्री विद एन आउटले ऑफ मोर देन 5862 करोड़। तो ये 9 years के लिए स्कीम है, 26-27 से शुरू हो जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है उसमें से 2585.52 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, और ऑपरेशनल डे टू डे फंक्शनैलिटी के लिए 3277 करोड़ का है। तो ये इसकी ब्रेकेज है। इससे 86,640 स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय जो नए बनेंगे। एंड फर्स्ट टाइम जो ये केवीज आपके बनाए जाएंगे 57, इनमें बाल वाटिकास भी बनाई जाएंगी, यानी कि 3 year का फाउंडेशनल स्टेज प्री प्राइमरी बनाया जाएगा। ये आज तक अभी तक नहीं भी किसी केवी में बनाया गया था। एंड ऑब्वियसली देखो अब केवीज खुलेंगे तो जॉब्स भी आएंगी, तो 4617 आपके डायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। एंड इसमें से 7 केवीज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्पॉन्सर कर रही है, और रिमेनिंग 50 जो रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटीज़ हैं वो स्पॉन्सर करेंगे। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स 9th एनुअल डे ऑन October 1, 2025। तो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहली क्लासेस में, उसका रेगुलेटर है ये बोर्ड, और इसे October 1, 2016 को इस्टेब्लिश किया गया था बोर्ड को। ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है और इसे कोड के अंदर क्योंकि बनाया गया है। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत फंक्शन करता है। इनके फंक्शंस क्या हैं, तो जो भी प्रोसेस है ना आपकी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी रिलेटेड, जैसे कि कॉर्पोरेट्स की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है CIRP, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन है, वॉलेंट्री खुद से कोई आके बिजनेस कहता है मुझे लिक्विडेट होना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं लोन्स देने के लिए, इंडिविजुअल कोई कहता है इंडिविजुअल बैंक्रप्सी है, तो DRT के थ्रू हर चीज़ को ओवरसी करता है ये बोर्ड। जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनको लाइसेंस करना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं उनके रेगुलेशन को देखकर उनको रजिस्टर करना, मॉनिटर करना, सब ये बोर्ड करता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ यानी कि एंटिटीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर और डिसेमिनेट करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेट्स या फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट, तो इन सब को भी कौन देखता है, आपका रेगुलेट करता है, यही बोर्ड करता है। देन रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब को देखना, रेगुलेट करना, ये सब इसी बोर्ड का काम है। ये बोर्ड जो है इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो शुडंट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, तो हर एक मेंबर एक एक मिनिस्ट्री से होता है।
देन एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है विच इज़ नॉमिनेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 2 पार्ट 9 मेंबर्स होते हैं। तो ये पूरा गवर्निंग बोर्ड होता है आपका इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने एडिशनल टैक्स डेवोल्यूशन दी है स्टेट गवर्नमेंट्स को 1,01,603 करोड़ रुपीज़ की फॉर अपकमिंग फेस्टिव सीजन। तो हमें पता है कि आपका 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, हमने पढ़ा भी था पिछली क्लासेस में कि वो कैसे डिवॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वही सरकार को रिकमेंड करते हैं अपने स्टेट्स को कितना पैसा देना है, और इसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि फेस्टिव सीजन के लिए आप इतना कर दीजिए, और इसमें जो टॉप रिसिपेंट है वो उत्तर प्रदेश रहेगा विद 18,227 करोड़ रुपीज़। इसके साथ साथ 15th फाइनेंस कमीशन ने अनटाइड ग्रांट्स मिजोरम को दिए थे, जो अब सरकार ने रिलीज़ किए हैं ऑफ ओवर 14.52 करोड़। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट गई है ऑफ 14.40 करोड़, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की थोड़ी अमाउंट रोकी हुई थी, तो ये सारा मिला के 14.52 करोड़ उन्होंने दिया है। एंड देखिए अनटाइड ग्रांट्स लिखा है ना, ये अनटाइड का मतलब होता है कि वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं ना, वो इस पैसे को कोई भी जो उनकी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग है, जो आपके 29 सब्जेक्ट्स 11 शेड्यूल में मेंशन है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई मेंशन नहीं होता। टाइड ग्रांट्स वो होते हैं जो अगर मेंशन है कि ODF के लिए करने हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, तो उसी के लिए यूज़ होंगे। अनटाइड ग्रांट्स आप किसी भी के लिए भी यूज़ कर सकते हो जो आपके लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इशूज नोटिस फॉर नॉन कंप्लायंस टू 25 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके इस न्यूज़ में। सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी ये आपके डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे ये ऑफशोर होते हैं चाहे ऑनशोर होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या होता है, एज पर लॉ इन्हें मैंडेटरली रजिस्टर करना होता है। ठीक है, किसके साथ, आपके FIU-IND के साथ एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी, और जितना भी PMLA 2002 के एक्ट के ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें ये कंप्लाई करनी होती है। ये सब मैंडेटरी है इनके लिए। देन ये जो ऑब्लिगेशन है ये एक्टिविटी बेस्ड है, यानी आप अगर हमारी कंट्री में एक्टिव हो, ये हमें मैटर नहीं करता फिजिकल लोकेशन उस सर्विस प्रोवाइडर की कहाँ है। और जो ये नोटिस हैं ये सेक्शन 13 ऑफ PMLA एक्ट 2002 के अंतर्गत इशू किए गए हैं। ये पावर देता है FIU-IND को कि वो इंक्वायर कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं उनके रिकॉर्ड्स का, उनकी क्लाइंट आइडेंटिटीज़ देख सकते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जैसे STR बैंक्स और FIs को देनी होती है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इन्हें भी देनी होती है। एंड अगर वो रजिस्टर नहीं करती हैं, ये सब कुछ फुलफ़िल नहीं करती हैं, और वो हमारे यहाँ पे एक्टिव हैं इंडिया में, वो इंडियन यूज़र्स को केटर करती हैं, तो उनको ये ऑब्वियसली नोटिस इशू होंगे, और क्योंकि उन्होंने AML CFT फ्रेमवर्क में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि उन्हें करना ही होता है, मैंडेटरी है ये। अब ये जो नोटिस इशू हुए हैं, इस नोटिस के साथ साथ FIU-IND जो है उन्होंने सेक्शन 79(3)(b) ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी उनको नोटिस इशू किए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि आप ब्लॉक कर दें अपनी एप्लीकेशन और URLs को फॉर पब्लिक एक्सेस। तो ये 25 ऑफशोर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके काम को कि आप ऑपरेट इलीगली कर रहे हो, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं हो। जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्हें AML CFT, आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग योर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क, इसमें एम्बिट में लाया गया था इन मार्च 2023। क्योंकि देखो इनके थ्रू भी ना जो पैसा हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, वो ऑब्वियसली देखो मनी लॉन्ड्रेड पैसा हो सकता है। देन अभी तक 50 जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स वो हमारे साथ सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, और जो बाकी 25 हैं उन्हें अब उन्होंने इशू किए हैं नोटिस। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर होते क्या हैं आपके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है या एंटिटी हो सकता है, चाहे ऑनशोर हो चाहे ऑफशोर हो, जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करता है रिलेटेड टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे कि आपकी करंट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये इंडियन सिटीजन्स को फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर नेचुरल और लीगल पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस।
और इसके साथ साथ हम लोग PMLA एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है आपका। मनी लॉन्ड्रिंग वो सारा पैसा होता है आपका जिनकी जो स्रोत होता है ना वो इलीगल स्रोत होता है, और उसको लॉन्डर करके ना आपके सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोशिश की जाती है एज लेजिटिमेट, के ब्लैक को वाइट करने का सिस्टम है बेसिकली। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के? मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्वियसली कि प्रिवेंट करना है हमें मनी लॉन्ड्रिंग को, कि जो क्राइम की प्रोसीड्स हैं वो एक्चुअली में हमारे सिस्टम में ना एंटर हो जाएं एज लेजिटिमेट। एंड रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को मेंटेन करना, जो कि आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब होते हैं, जिससे ऑब्वियसली तभी तो ये जो बैंक्स हैं ना, ये आपके, हम लोगों ने अगर याद हो फाइनेंस में हम लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, इसी आपके एक्ट को एक्चुअली में ये सब कुछ प्रिवेंट करने के लिए ही ये सब रिपोर्ट्स फाइल की जाती हैं। और सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के बारे में कहा गया है, जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बताया गया है। कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव्ड है या ऑब्टेन्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ऑफेंस, तो कुछ स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस मेंशन है, तो उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाता है। एंड द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज सेपरेट फ्रॉम स्केड्यूल्ड ऑफेंस इटसेल्फ। स्केड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? ये ऑफेंसेस स्केड्यूल ऑफ PMLA में लिखे गए हैं और बहुत सीरियस क्राइम्स हैं। इन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो बेसिकली ये ऑफेंसेस कवर करते हैं इंडियन पीनल कोड के नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के और वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो यानी कि इवन की वाइल्ड लाइफ का भी करते हो ना, तो वो भी आपका PMLA एक्ट में आता है। पीनल प्रोविजन सेक्टर 4 में दिए गए हैं, सेक्शन 4 में दिए गए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऑब्वियसली रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी ऑफ अ टर्म नॉट लेस देन 3 years, जिसे 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और फाइन भी साथ में आपको लग सकता है। और यही अगर नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर की बात होगी तो जेल आपका 10 साल तक की हो सकती है। इसमें पावर्स क्या क्या होती है? तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ED आपने सुना भी होगा, तो वो प्राइमरी एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है और प्रोसिक्यूशन करती है अंडर दिस एक्ट। देन FIU-IND, ये भी सेंट्रल एजेंसी है जो रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन जो है सबको एनालाइज करती है, कोई भी अगर उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है तो ये काम FIU-IND का है। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यही डिसाइड करते हैं क्या कोई प्रॉपर्टी जो ED ने अटैच की है वो सच में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, वो अटैच होनी चाहिए, कन्फिस्केट होनी चाहिए या नहीं। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अगर नहीं डिसीजन से कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जा सकती है और वहाँ अपनी बात कर सकती है। ऑब्लिगेशंस क्या हैं फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज़? तो बैंक, आपकी बैंकिंग कंपनीज, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब इसमें ऑब्लिगेटेड हैं। एंड इनकी ऑब्लिगेशंस हैं, इनको KYC प्रॉपर्ली करनी होती है, कोई भी अगर बंदा इनके थ्रू ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन करता है। अभी भी रिसेंटली अगर हो कि आपको पता हो कि क्रॉस बॉर्डर RBI ने कहा जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है, पहले अमाउंट मेंशन था, अब उन्होंने कहा जितने मर्जी अमाउंट का फॉरेन ट्रांजैक्शन हो आपने KYC लेनी है, आपने रिपोर्ट करना है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस 10 साल तक रखना होता है इस एक्ट के अंदर। और FIU-IND को कैश ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़ आपको बतानी होती हैं, सारी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन चाहे कैश में हो चाहे नॉन कैश में, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर सारे आपको बताने होते हैं। और PMLA एक्ट, ED ऑब्वियसली अटैच कर सकती है अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लगे उन्हें कोई भी प्रॉपर्टी ली गई है। प्रॉपर्टी को वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज के लिए प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं और इसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से ऑब्वियसली वो कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी लॉन्चेस नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। और ये इसका है जो टाइटल है आपकी पूंजी आपका अधिकार, और ये गांधीनगर गुजरात से उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, RBI, सेबी, IRDAI, PFRD, ये सब का रोल रहेगा, क्योंकि देखो सब अनक्लेम्ड एसेट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट सबके पास होते हैं।
बेसिकली 1.84 लाख करोड़ क्या अभी अनक्लेम्ड पड़े हैं। और ये क्या है, ये देखो सिटीजन्स का, जनता का ही पैसा है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्योंकि देखो कई बार लोगों की डेथ हो जाती है, घर वालों को नहीं पता होता अकाउंट में पैसा था, तो ये वो सब कुछ होता है। बेसिकली इस इनिशिएटिव में 3 A's हैं। अवेयरनेस, लोगों को अवेयर किया जाएगा अनक्लेम्ड एसेट्स हो सकते हैं उनके। एक्सेसिबिलिटी, क्लेम प्रोसेस को सिंपलीफाई किया जाएगा। और एक्शन, जिसमें क्लेम्स जो हैं उन्हें टाइमली सेटल किया जाएगा। अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं? कोई भी फंड्स भी हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है आपके, सेबी इंक्लूडेड है तो यानी शेयर्स हो सकते हैं, आईडीए है तो आपका कोई भी इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो डॉर्मेंट या इनएक्टिव हैं बहुत ही लंबे टाइम से, हो सकता है आप अवेयर नहीं हो, अकाउंट डिटेल्स आपके आउटडेट हो गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट था, डेथ हो गई है ओरिजिनल ओनर की, नॉमिनी नहीं है, तो इस वजह से ये पैसा आपका होल्ड हो जाता है, बहुत लंबे टाइम से पड़ा रहता है। अनक्लेम्ड एसेट्स के टाइप देख लेते हैं। बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, तो बैंक डिपॉजिट्स कब अनक्लेम्ड हो जाते हैं? आपकी कोई भी सेविंग या फिक्स डिपॉजिट में पैसा पड़ा था जो 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपने कभी ऑपरेट ही नहीं किया, ये जो पैसा है बैंक्स को 10 साल के बाद आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा करवाना होता है। इंश्योरेंस की कोई प्रोसीड्स थी, उसका अनक्लेम्ड अमाउंट है। या फिर लैप्स्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो अनक्लेम्ड है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ये भी 10 ईयर्स का ही है। और ये आपका ट्रांसफ़र होता है टू सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड। देन अगर कोई शेयर, डिविडेंड या म्यूचुअल फंड्स की प्रोसीड्स थी जो अनक्लेम्ड है और ये 7 साल के पीरियड के लिए है, इसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हर किसी के लिए फ़ंड अलग अलग है। पेंशन अकाउंट्स हैं, तो अगर कोई भी पेंशन स्कीम के फंड्स हैं जो इनएक्टिव या अनक्लेम्ड रहा है, जैसे कि मानो किसी का एनपीएस था और किसी ने क्लेम ही नहीं किया नॉमिनी ने, और जिनका वो था उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो सब इसमें आएगा। अब क्लेम कैसे करना है उसके लिए भी उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। आरबीआई का उद्गम पोर्टल है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जिसमें यूज़र्स जो हैं वो मल्टीपल बैंक्स के अक्रॉस जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं वो जाकर चेक कर सकते हैं। एंड आईईपीएफ की भी वेबसाइट है टू चेक अनक्लेम शेयर्स, अनपेड डिविडेंड्स। म्यूचुअल फंड के पोर्टल्स हैं, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में भी, आप बैंक में भी जाके पता कर सकते हो, वो बता देते हैं आपका अनक्लेम स्टेटस में है, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता देते हैं। नेक्स्ट है ESIC इश्यूज डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑफ द न्यू एमनेस्टी स्कीम 25 फॉर सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केसेस एंड विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन केसेस। तो स्कीम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब उन्होंने डिटेल में इसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। एंड ये October 1, 2025 से September 30, 2026 एक साल के लिए ऑपरेशनल रहेगी। एंड ये कब तक के लिए है? जो भी केसेस March 31, 2025 तक हुए हैं उसी के लिए ये स्कीम एलिजिबल है। तो इसमें सेटलमेंट की जाएगी। क्लोज्ड यूनिट्स यानी कि क्लोज्ड हैं जो फॉर ओवर 5 ईयर्स, तो केसेस विद पेंडिंग लिटिगेशन फॉर ओवर 5 ईयर्स एंड नो असेसमेंट विल बी विड्रॉन। देन जितनी भी क्लोज्ड यूनिट्स हैं दे मस्ट प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, पे एक्सेप्टेड ड्यूज विद इंटरेस्ट एंड विल नॉट बी लायबल फॉर एनी डैमेजेस। रनिंग यूनिट्स जो हैं, तो क्लोज यूनिट्स के लिए तो उन्होंने कहा कि आप डैमेजेस मत दो, आपका जो सिर्फ ड्यूज़ हैं उसको इंटरेस्ट के साथ पे करो, हम आपका डैमेज ख़त्म कर देंगे, केसेस विड्रॉन हो जाएंगे। रनिंग यूनिट्स को कहा है कि आप सेटल कर सकते हो बाय प्रोड्यूसिंग रिकॉर्ड्स टू सपोर्ट देयर क्लेम्स, नो डैमेजेस विल बी इम्पोज्ड। सेटलमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिस्प्यूट्स, इसमें क्या है कि जो भी केसेस जो सेक्शंस मेंशन है इसके अंतर्गत लगाए गए हैं वो सब केसेस इसमें आएंगे। सो एम्प्लॉयर्स जो हैं उन्हें कोर्ट परमिशन लेनी पड़ेगी इसमें, एंड पे दी फुल कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट। बेसिकली स्कीम में क्या है, वो कह रहे हैं ड्यूज़ और इंटरेस्ट दो, हम डैमेजेस छोड़ रहे हैं। अगर मिसिंग रिकॉर्ड्स हैं, कोई इंटरनल रिकॉर्ड है जो मिसिंग है, ईपीएफओ या इनकम टैक्स अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, और एम्प्लॉयर को जो है वो यूज़ करके एटलीस्ट 30% ऑफ असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डैमेजेस कोई भी लैवी नहीं किए जाएंगे। और अगर कोई डैमेजेस रिलेटेड डिस्प्यूट है सो वो केसेस विड्रॉ किए जाएंगे अपॉन पेमेंट ऑफ 10% ऑफ द डिटरमाइंड डैमेजेस। तो बेसिकली अब जो कोर्ट केसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनका जो पाइल है उसको ख़त्म करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। प्रोसिक्यूशन केसेस यानी कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका भी विड्रॉल किया जाएगा अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स। कंडीशन क्या है उसके लिए?
अगर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस और इंटरेस्ट है दे आर पेड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स और ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इनकम टैक्स या ईपीएफओ के डॉक्यूमेंट्स में आपने पे कर दिया है। अगर रिकॉर्ड्स नहीं है सो ड्यूज आप असेस करो ऑन बेस ऑफ डिक्लेयर्ड वेजेस, एसएसओ सर्वे रिपोर्ट्स और मिनिमम वेजेस। डैमेजेस नहीं लगाए जाएंगे। और जो ओल्ड केसेस हैं जो 15 साल से पुराने हैं और जिसमें ड्यूज 25,000 तक के ही हैं वो तो बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिए जाएंगे। एंड जिन्होंने नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न्स रिलेटेड केसेस हैं वो विड्रॉ किए जाएंगे ड्यू टू शिफ्ट टू डिजिटल फाइलिंग सब्जेक्ट टू अपडेटेड कंप्लायंस। और अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन के अगेंस्ट हैं केसेस, सो केसेस फाइल्ड फॉर लॉन्ग डिक्लेरेशन लीडिंग टू एक्सेस पेमेंट मे बी विड्रॉन इफ द एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड एंड अंडरटेकिंग फॉर फ्यूचर कंप्लायंस इज गिवन। और इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन रिफंडेड अमाउंट। तो जितने भी केसेस हैं उन्हें 6 मंथ्स में टाइमलाइन ली है कि एप्लीकेशन के 6 मंथ्स में इन्हें सेटल करो। एंड एंटिटीज़ जो अर्लियर एमनेस्टी स्कीम्स में आई हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस न्यू स्कीम एज वेल। और ये विड्रॉल्स को सेटल करने के लिए रीजनल डायरेक्टर, सब रीजनल ऑफिसर्स को फुली पावर्स दे दी गई हैं। देन नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लेटेस्ट अक्टूबर में आ गई है और इसमें आपकी मोस्टली रेट्स आपके अनचेंज्ड रहे हैं। तो रेपो रेट अनचेंज रहा है 5.50, पॉलिसी भी आपकी न्यूट्रल है, स्टैंस न्यूट्रल ही रहा है। एसडीएफ का रेट 5.25, एमएसएफ का 5.75, बैंक रेट 5.75। तो यही अब आपके रेट्स रहेंगे और एग्ज़ाम में आपने अब यही मार्क करके आने हैं। इसके साथ साथ इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी दी हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ, यानी कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ होता है, हम लोग जब बेस ईयर के प्राइसेस लेते हैं, वो पहला फोकस 6.50 का था पर अब उन्होंने उसे बढ़ा लिया है। तो अपवर्ड रिवीजन हुई है 6.80% की। एंड क्यों किया है? क्योंकि ऑब्वियसली डोमेस्टिक डिमांड बेटर है, गुड मॉनसून इस बार बहुत अच्छा है, जीएसटी की वजह से प्राइजेस कम हुए हैं, तो इसलिए ये अपवर्ड रिवीजन हुई है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो है उसे 3.10 से डाउनवर्ड कर दिया गया है, 2.6% कर दिया है अब उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन जीएसटी रेट्स कम है, फूड प्राइजेस, हम फूड इन्फ्लेशन देख रहे हैं ना, नेगेटिव जा रही है, इस वजह से ये किया गया है। देन ग्रोथ ड्राइवर्स एंड रिस्क के बारे में उन्होंने बात की है। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो प्राइवेट कंजप्शन ऑब्वियसली अब स्ट्रांग रहेगी, अभी फेस्टिवल सीजन आ गया है, इन्फ्लेशन लो है तो डिमांड ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा जाएगी, मॉनसून भी अच्छा आया है और पब्लिक स्पेंडिंग स्टेडी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी के रेट रेशनलाइज किए गए हैं, ऑब्वियसली उससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, प्राइजेस आपके नीचे जाएंगे। देन लिक्विडिटी भी एडिक्वेट है हमारे सिस्टम में, क्रेडिट फ्लो भी बैंक्स और एनबीएफसीज की तरफ से ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। डाउन साइड के रिस्क क्या है? ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेड टेंशंस बढ़ गई हैं, यूएस टैरिफ्स हम सभी जानते हैं, उसकी वजह से ऑब्वियसली आपका जो हमारा ट्रेड है वो कहीं ना कहीं हार्म होगा। देन कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, तो आपके जितने भी कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत इन्फ्लेशन पे, इवन कि हम गोल्ड का प्राइस देख ही रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जब इतना अनसर्टेनिटी है तो कहीं ना कहीं लोग सेफ हेवन एसेट्स में देखते हैं, और तभी आपके गोल्ड सिल्वर जितने भी कमोडिटी हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, उछाल मार रही है। डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ भी उन्होंने बात की है। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो बैंक्स जो हैं वो उनको कहा गया है कि एनेबलिंग फ्रेमवर्क बनाए टू फाइनेंस एक्विजिशंस बाय इंडियन कंपनीज सपोर्टिंग डोमेस्टिक ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन। कैपिटल मार्केट लेंडिंग से रिलेटेड, तो रेगुलेटरी सीलिंग जो लेंडिंग पे है अगेंस्ट लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ वो रिमूव करती गई है। लिमिट फॉर लेंडिंग अगेंस्ट शेयर्स वो 20 लाख से 1 करोड़ पर पर्सन रेज कर दिया गया है। एंड आईपीओ फाइनेंसिंग की भी जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपीज़ कर दी गई है पर पर्सन। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, प्रूडेंशियल नॉर्म्स में भी आपका जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। देन जो मार्केट है, पॉलिसी मार्केट्स को डॉविश पॉज दे रही हैं एंड इन्फ्लेशन फोरकास्ट इसीलिए उन्होंने गिराया है, और उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि जो नेक्स्ट रेट दिसंबर 2025 में होगा शायद उसमें उन्हें रेट कट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीएफआरडीए सेलिब्रेट्स एनपीएस दिवस 2025 टू स्ट्रेंथन रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन
इंडिया। तो इसका थीम था आपका इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। अक्टूबर 1 को ये मनाया गया है। इसमें बहुत सारे स्कीम्स अलग अलग हैं, जैसे कि 10 पेंशन फंड्स हैं, उसके अंतर्गत अलग अलग पेंशन स्कीम है, एनपीएस है, यूपीएस है, अटल पेंशन योजना है। सबके लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम्स हैं इन्हें कस्टमाइज़ किया जा रहा है फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, हर के लिए अलग अलग, जैसे गिग वर्कर्स हैं आपके अलग अलग। इवन कि नॉन गवर्नमेंट एमपीएस सब्सक्राइबर्स को अब 100% इक्विटी एलोकेशन वाली स्कीम्स को भी वो चूज़ कर सकते हैं, ये भी वो लेकर आए हैं। पहले वो सिर्फ 75% का कैप था इक्विटी पे, अब वो 100% कर दिया गया है। गिग वर्कर्स जो हैं और रूरल सेक्टर के लिए भी आपके प्रांस दिए गए हैं, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान बोलते हैं उसे, वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे कि जोमेटो ने अभी किया था पायलट प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद एचडीएफसी पेंशन फंड। देखो होता क्या है, पेंशन के लिए पैसा अभी से जोड़ना शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जब आप रिटायर होते हैं 60 ईयर्स के बाद आपको वो मिलेगा, और आपकी आगे जो कहते हैं ना वो आपका जो ओल्ड एज है वो सिक्योरिटी, आप फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे। तो बेसिकली इसलिए ये स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाता है। सो पीएफआरडीए ने इसके साथ साथ एमओयू भी किया है नाबार्ड के साथ, जिससे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स में भी वो इन स्कीम्स को, पेंशन फंड स्कीम्स को बढ़ा सके। इसके साथ साथ संचयता एक कंपेडियम जिसमें इनिशिएटिव्स की पूरी डिटेल्ड है वो भी रिलीज़ की गई है। एमएसएमई सेक्टर में भी लाने के लिए आपके पेंशन फंड्स को, पेंशन स्कीम्स को एक्शन प्लान बना दिया गया है। और अगस्त 31 तक एनपीएस में 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 15.5 लाख करोड़ रुपीज़ का है। So next है PFRDA jointly launches National Pension System for Goa's driver community with Goa Miles and HDFC Pension Fund. Extends pension coverage to nearly 5,000 drivers in first of its kind model in India. तो अभी हमने पीछे देखा, उन्होंने गिग वर्कर्स जोमेटो के लिए किया, अब उन्होंने गोवा माइल्स और HDFC पेंशन फंड के साथ मिलके गोवा के 5,000 ड्राइवर्स के लिए भी किया है। इसमें स्कीम में क्या होगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो गोवा माइल्स देगी, जो आपके 5,000 ड्राइवर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। और इसे सितंबर 30 को लॉन्च किया गया और उसी इवेंट में 50 ऑलरेडी प्रांस आपके बांटे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रेंथन्स ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑन सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मोबिलिटी ऑन साइडलाइंस ऑफ ISSA वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में आपकी अभी हुई है। तो अभी हम सोशल सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं इतनी देर से, और देखो क्योंकि इतना ज़्यादा जब हम काम कर रहे हैं तो इसी वजह से हमें प्रेस्टिजियस ISSA अवार्ड भी मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी 2025। इंडिया ने ये अवार्ड जीता है। और क्यों जीता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कवरेज बहुत अच्छा हो चुका है। 19% था 2015 में और 2025 में ये कवरेज 64.3% हो चुका है। सोशल सेक्टर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स में ना करते आपके 94 करोड़ सिटीजन्स इस टाइम हैं। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच को भी हाईलाइट किया गया, जैसे कि ई श्रम पोर्टल, हमारा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, इनको भी हाईलाइट किया गया ड्यूरिंग दिस अवार्ड सेरेमनी। इसके साथ साथ ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी की गई हैं ड्यूरिंग दिस फोरम एंड बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ साइन किए हैं, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर ने बायलैटरल मीटिंग्स किए हैं युगांडा और मलेशिया के साथ भी इन कॉपरेशन इन सोशल सिक्योरिटी। एंड इवन कि इंडिया ने कहा है कि ग्लोबल साउथ जैसे कि युगांडा की वो मदद करेगा इन डेवलपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू मैच टैलेंट विद अपॉर्चुनिटी। ISSA जर्नल की जो असेंबली है उसमें इंडिया को जो है अभी 30 सीट्स मिली हैं एंड ये मैक्सिमम परमिसिबल वोट शेयर होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो देखो मतलब हमारा इसमें ऑब्वियसली रोल कितना वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है। ISSA की हम बात कर लेते हैं, तो ये वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज के लिए 1927 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर योर ILO। ये हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसमें अभी 330 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम ओवर 158 कंट्रीज़। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हर चीज़ के ऊपर इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट है ट्राइबल विलेज विजन 2030।
तो इसे पास किया गया है डिक्लेरेशन को 2 अक्टूबर को। इस डिक्लेरेशन को स्पेशल ग्राम सभा हुई थी जिसमें 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस और तोलाज यानी कि हैमलेट्स होते हैं 30 स्टेट्स और यूटीज़ के लोगों ने पार्ट लिया था और इस डिक्लेरेशन को पास किया गया है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो डिक्लेरेशन में बेसिकली पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की गई जाएगी, क्योंकि देखो जब इतने लोग पार्ट लेंगे तो ऑब्वियसली सबको पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट की क्लास की है तो हमने पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की थी, तो ये वही टाइप है। एंड एक्शनेबल गोल्स किए गए हैं कि जो गोल्स हैं वो एक्चुअली में उनके लिए एक्शन किया जाएगा। बहुत सारे सेक्टर्स में किए गए हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये जो हर विलेज के लिए ना, जितने भी इसमें हैमलेट्स ने और विलेजेस ने पार्ट लिया था उनके लिए बनेंगे ये प्लान्स। और हर विलेज एक्शन प्लान को जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनके साथ अलाइन किया जाएगा, जिससे ऑब्वियसली देखिए चाहते हैं कि हर विलेज की ग्रोथ हो और वो कम्युनिटी लेड ग्रोथ हो, पार्टिसिपेटरी ग्रोथ हो। इसके साथ साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपके इनिशिएटिव्स इसमें लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आदि कर्मयोगी अभियान एंड आदि सेवा पर्व। सो आदि सेवा पर्व आपका बेसिकली 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक था एंड ये कंपोनेंट ही है आपका आदि कर्मयोगी अभियान का। इसमें क्या है, बेसिकली 20 लाख आदि कर्मयोगीज बनाए जाएंगे, यानी कि इसमें आपके ऑफिशियल्स होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन होंगे, यूथ होंगे, वो कर्मयोगीज में आएंगे। उन्हें एज चेंज मेकर्स बनाया जाएगा, जिससे वो लोगों तक स्कीम्स की अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, हर तरह की अवेयरनेस को पहुंचाया जा सके। तो देखो जब इतने कर्मयोगीज तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हम हर एक सिटीज़न, ट्राइबल सिटीज़न को कवर करें, हर एक विलेज में, हर एक तोला में। तो 11 करोड़ ट्राइबल सिटीजन्स वो कवर करना चाहते हैं और इसके लिए हर विलेज में एक आदि सेवा केंद्र भी बनाया जाएगा जो कि एक सिटीज़न सर्विस सेंटर होगा फॉर एवरी ट्राइबल सिटीज़न। नेक्स्ट है UIDAI वेव चार्जेस फॉर आधार बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चिल्ड्रन एजड 7 to 15। तो देखिए पहले क्या होता था, 125 रुपये का चार्ज लगता था, तो 1 ईयर के लिए इन्होंने ये फ्री कर दिया है। देखो जो बच्चे पैदा होने से लेके 5 साल तक के होते हैं ना, उन्हें बेसिकली उनकी फ़ोटोग्राफ, डेमोग्राफिक डिटेल्स करने होते हैं। फिंगरप्रिंट्स और आइरिस उनका नहीं होता है 5 साल तक के बच्चों का। 5 to 7 के जैसे ही हो जाते हैं ना, 5 to 7 की एज ग्रुप में, तो उनका पहला बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर कोई उस विंडो में नहीं करवाता है ना, तो उन्हें 125 रुपये पहले देने पड़ते थे, चार्ज लग जाता था, लेकिन अब वो नहीं लगेगा। फिर 15 to 17 में सेकंड बायोमेट्रिक करवाना होता है किसी भी बच्चे का, और जब आप फर्स्ट टाइम कराने जाओगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इशू गाइडलाइंस फॉर 1500 करोड़ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। तो ये जो स्कीम है आपका नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का ही पार्ट है, जिसे सितंबर 3 को अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने। अब इसका जो पूरा इंसेंटिव 1500 करोड़ का, ये 6 ईयर्स पे डिवाइडेड रहेगा, 25-26 से 2030-31 तक। इसमें क्या है, एलिजिबल फीड स्टॉक आपका क्या क्या रहेगा, ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और कोई भी स्क्रैप मटेरियल है लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर्स। जो इंसेंटिव है वो दिया जाएगा फॉर रिसाइकलिंग वैल्यू चेन इन्वॉल्व इन द एक्चुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, और सिर्फ इसके लिए दिया जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जैसे कि अगर आप ब्लैक मास निकालते हैं उसके लिए नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी अगर आप न्यू यूनिट लगाते हैं, ग्रीनफील्ड यूनिट लगाते हैं, चाहे उसके साथ साथ एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, यानी ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, कोई भी प्रोजेक्ट है, दोनों के लिए ये इंसेंटिव मिलेगा। इसमें लार्ज एस्टैब्लिश्ड रिसाइकलर्स और उसके साथ स्मॉल न्यू सबको टारगेट किया जा रहा है, तो पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच है। एंड जो 1/3 है पूरा 1500 में से यानी 500 करोड़ है, वो ईयर मार्क किया गया है स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंड न्यू रिसाइकलर्स। इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी वगैरह होता है, उसके लिए 20% सब्सिडी दी जाएगी ऑन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, एंड ये पूरा ओवरऑल कैप है। ऑपेक्स यानी कि ऑपरेशनल आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे खर्चे होते हैं, सो इंसेंटिव होगा ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर द बेस ईयर 25-26 है, उससे जितना आप सेल ऊपर करोगे उस पर मिलेगा।
सो 40% ऑफ द एलिजिबल अमाउंट आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा और रिमेनिंग 60% जो भी आपका इंसेंटिव बनेगा वो आपको फिफ्थ ईयर में बनेगा। और ये इंसेंटिव लार्ज एंटिटी है तो उसके लिए 10 करोड़ मैक्सिमम है और स्मॉल एंटिटीज़ के लिए मैक्सिमम 5 करोड़ है। ओवरऑल दोनों को मिला के कैपेक्स और ऑपेक्स दोनों को मिला के भी आपकी सीलिंग फिक्स्ड है। लार्ज एंटिटी के लिए 50 करोड़, स्मॉल एंटिटी के लिए 25 करोड़। एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं? ऑब्वियसली 270 किलो टन्स ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप होगी इंडिया में और 40 किलो टन्स का एनुअल क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन होगा। देखो रिसाइकलिंग ये है कि उसमें जो मिनरल्स हैं उनको वेस्ट करके क्यों कचरे में फेंकना है, अल्टीमेटली क्या है एनवायरनमेंट में ही जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है आपकी, प्राइम मिनिस्टर फैसिलिटेट्स ऑल इंडिया ITI टॉपर्स एट कौशल दीक्षांत समारोह, लॉन्चेस PM सेतु एंड इनॉग्रेट्स 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स, अ लैंडमार्क इन इंडियाज यूथ एम्पावरमेंट जर्नी। तो देखो स्कीम्स बहुत सारी हैं जो लॉन्च हुई है पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन है, इतना सब कुछ आया है। देन 2 अक्टूबर इसमें बहुत आपके लॉन्च होते हैं। सो कौशल दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये किया है और इसकी मल्टीपल यूथ फोकस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जिसका आउटले 62,000 करोड़ रुपीज़ है। सबसे पहला इनिशिएटिव है PM सेतु, यानी कि प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। तो 60,000 करोड़ है इसी स्कीम के लिए। एंड इसमें आपके 1000 गवर्नमेंट ITIs बनाए जाएंगे अक्रॉस कंट्री, जिसमें से 200 हब बनेंगे और 800 स्पोक बनेंगे। हब मतलब मेन ITIs और उनके 800 आगे क्लस्टर्स की तरह। एंड इसके साथ साथ हमें हेल्प करेंगे ये जो आपके PM सेतु स्कीम में है, तो इंटरनेशनल बॉडी से भी सपोर्ट लिया गया है जैसे कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स इनॉग्रेट की गई हैं 400 नवोदय विद्यालयों में एंड 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। इसके साथ साथ ये जो लैब्स हैं ये जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं या रिमोट एरियाज़ हैं उनमें बेसिकली की गई हैं, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देगी इन जो आजकल के आपके सेक्टर्स उभरते सेक्टर्स हैं IT, ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और क्या इनिशिएटिव्स किए हैं? जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी बिहार में इनॉग्रेट की गई है। एंड बिहार में रिवैम्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी लॉन्च किया गया है। तो ये सब इनिशिएटिव्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो वंस अगेन RBI मॉक्स जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सेक्शनल मॉक्स हैं एंड दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्हीं मॉक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाता है, खासकर जनरल अवेयरनेस का। ये मॉक्स इनिशिएटिव है वह बिगनर टू बैंकर कोर्स। इस मॉक्स को देने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन है। बाकी अगर आप 2025 एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप 4 या 5 अक्टूबर तक का या फिर सितंबर एंड तक का भी करेंगे जनरल अवेयरनेस, तो आपके लिए इनफ है। आप ज़्यादा बिल्कुल आपको 18th को एग्ज़ाम है तो 17 तक का ही करके जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगी।